नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, कल 17 फरवरी को एक सूर्य ग्रहण लगा है और ठीक 15 दिनों के बाद 3 मार्च को एक चंद्र ग्रहण लगेगा। ये जो ग्रहण है ये इस विश्व में कुछ बहुत बड़े इंसिडेंट्स को लेकर आ सकता है और इस ग्रहण में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हैं। इसका एक इंडिकेशन मैं आप लोगों को ग्रहण वाले वीडियो में दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में मंडेन लेवल पर इस ग्रहण का इस विश्व में भारत पर क्या परिणाम होगा, इसके विषय में बताऊंगा। इसके कारण और इसके परिणाम दोनों के विषय में बताऊंगा। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 17 फरवरी को यानी कि कल एक सूर्य ग्रहण लगा। भारत में यह दृष्ट नहीं था, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के समय में जो कॉम्बिनेशंस बने हैं उसके विषय में मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं और मैंने कहा था कि मंडेन प्रेडिक्शंस का मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले हम लोग प्रेडिक्शंस पर जाएं तो प्रेडिक्शन क्यों ऐसा होगा इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, इस बार ग्रहण वाले पॉइंट को सबसे पहले मंगल क्रॉस करने वाले हैं, जो कि एक क्रूर ग्रह है और युद्ध के कारक है। इसके विषय में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। इस बार का ग्रहण देखिएगा तो वो पाप कर्तरी में रहा है। ग्रहण वाले स्थान को एक तरफ शनि और दूसरे तरफ मंगल, ये फ्लैंक किए हुए। तीसरा, आप देखिएगा ग्रहण के समय की कुंडली को देखिए और खास करके नवांश को देखिए। नवांश में देखिएगा तो सिंह नवांश में मंगल, शनि और केतु तीनों ही मेलेफिक प्लैनेट्स एक ही नवांश में, सिंह नवांश में है। दूसरा चीज देखिए, गुरु और बुध दोनों गुरु के नक्षत्र में है। बुध पूर्वा भाद्रपद में है, गुरु पुनर्वसु में है और दोनों एक ही नवांश में है। तीसरा चीज देखिए, सूर्य जो हैं जिन पर यह ग्रहण लग रहा है वो धनिष्ठा के चौथे पद में है और वृश्चिक नवांश में है। क्या प्रेडिक्शंस निकलेंगे? सबसे पहले तो मैं भारत की बात करूं, इंडिया का हॉरोस्कोप यदि देखिएगा तो भारत के हॉरोस्कोप के 10th हाउस में यह ग्रहण लगा है और ग्रहण के समय में 10th हाउस पाप कर्तरी में था और ग्रहण के 15 दिन के अंदर अंदर मंगल, जिनकी महादशा चल रही है भारत की कुंडली में, वो इस ग्रहण वाले स्थान को क्रॉस करेंगे। क्या निकलता है इसका प्रेडिक्शंस? भारत में पॉलिटिकली माहौल बहुत चार्ज्ड अप रहेगा एटलीस्ट अगले 6 महीने तक। वैसे तो सूर्य ग्रहण का इफेक्ट कई विद्वानों का यह भी मानना है कि 1 साल तक पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट अगले सूर्य ग्रहण तक तो पड़ता ही पड़ता है। इसमें तो सभी लोग सहमत हैं। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है इस देश का, उनको अनेक तरीके की समस्याएं आएंगी। कुछ समस्याएं हम लोगों को दिखेंगी जो मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी होंगी जो हम लोगों को पता ना चले। बहुत सारी बातें बताई नहीं जाती हैं, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होता है। ये हुआ। दूसरा चीज, इस देश के शासक को यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को बहुत सारे पर्सनल, पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप देखिएगा उनका विरोधी पक्ष इस समय में तरह तरह की चीजें करेगा और चाहेगा कि इस सरकार को प्रेशर में लाया जाए। वैसे तो ये शुरू से ही चल रहा है, 2014 से ही चल रहा है, लेकिन अभी का जो ये ग्रहण है वो भी इस बात की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। शनि, केतु और मंगल के सिंह नवांश में होने से क्या हो सकता है? भारत में
कुछ स्थानों पर बड़े टेररिस्ट इवेंट्स हो सकते हैं और भारत एक छोटे युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है। यदि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का एक झलक हम लोगों को फिर से देखने को मिले तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। केतु, मंगल और शनि अलग-अलग राशि में होंगे ग्रहण के समय में, लेकिन नवांश एक ही है। इसका एक बड़ा मैसेज है और जब नवांश के पदों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जनरली एस्ट्रोलॉजर्स क्या भूल करते हैं कि वो कोई भी ग्रह किस राशि में है, या कुछ लोग नक्षत्र को भी ले लेते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं। राशि वाला प्रेडिक्शन तो बहुत वेग होता है, नक्षत्र वाला प्रेडिक्शन सच्चाई के कुछ करीब होता है, लेकिन नक्षत्रों के पदों को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको रियल जो फ्लेवर है उस प्लैनेट का वो नहीं पता चलेगा। केतु, मंगल और शनि सिंह नवांश में हैं। क्यों हैं? जब उसका आप पदों का विश्लेषण कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। केतु पूर्वा फाल्गुनी के पहले पद में है, मंगल धनिष्ठा के पहले पद में है और शनि उत्तरा भाद्रपद के पहले पद में है। इन तीनों का नवांश सिंह आता है। पूर्वा फाल्गुनी क्या करता है? हाइटेंड ईगो को बढ़ा देता है और अग्रेशन देता है व्यक्ति में। और खास करके सिंह राशि में ये पड़ता है, सिंह नवांश में, तो इस समय में कुछ ऐसे लीडर्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं जो अपने ईगो के वजह से खुद भी परेशानी में आएंगे और अपने अगल बगल के लोगों को, देशों को, इस विश्व को भी परेशानी में डाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो हम लोगों के सामने है, डोनाल्ड ट्रंप वो हो सकते हैं। धनिष्ठा के पहले पद में मंगल है, युद्ध के कारक। ये क्या है? ये भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अग्रेसिव बनाता है, ये बहुत ज्यादा एम्बिशंस देता है और नक्षत्र का ये पद मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शनि पहले पद में है, उत्तरा भाद्रपद के, ये बहुत एक्टिव नक्षत्र है, बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड है। तो इन तीनों को जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि विश्व के लीडर्स और खास करके वैसे लीडर्स जो ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, ज़्यादा एम्बिशियस हैं, वो लोग लाइमलाइट में रहेंगे और अपने गलत डिसीजंस के वजह से लाइमलाइट में रहेंगे। दूसरे लीडर्स को भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इस तरीके के पदों में बैठे हुए हैं तो ये नॉर्मल बहुत बैलेंस्ड लीडर से भी गलतियां करवा सकता है। क्योंकि उस समय में देखिएगा तो सूर्य कहाँ है? सूर्य धनिष्ठा के चौथे पद में है, जो कि वृश्चिक नवांश में आता है। ये भी बहुत ही सीक्रेटिवनेस, अग्रेशन, ईगो देने वाला पद है। तो मतलब सूर्य भले उस नवांश में नहीं है, लेकिन सूर्य भी ऐसे नवांश में है जो कि बहुत अच्छा नहीं है। तो लीडर्स के तरफ से, पॉलिटिक्स के तरफ से किस तरीके की परेशानियां आएंगी, इसका एक झलक हम लोगों को इससे समझ में आता है। गुरु एवं बुध दोनों गुरु के नक्षत्रों में है और नवांश में देखिएगा तो एक ही साथ बैठे हुए हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि फाइनेंशियल प्रेशर्स पूरे विश्व में रहेगा, मंदी के जैसा माहौल रहेगा और शेयर मार्केट में पूरे विश्व में एक करेक्शन का माहौल रहेगा। कुछ जगहों पर तो ऐसा भी हो सकता है कि शेयर मार्केट्स क्रैश भी कर सकता है। भारत में भी आर्थिक परेशानियां रहेंगी, ये स्पष्ट दिखता है। क्योंकि देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र जहां पर ग्रहण लग रहा है, धनिष्ठा भी किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंसेस को, मनी लेंडिंग को, जेम्स एंड ज्वेलरी को, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। तो इन सभी इंडस्ट्रीज में परेशानी आएंगी। खास करके कंप्यूटर फील्ड में दिक्कतें रहेंगी, प्रेशर रहेगा। सोना और चांदी और दूसरे प्रेशियस मेटल्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और महंगाई इन चीज़ों की बढ़ेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा उफान पर रहेगा।
इस समय में देखिएगा तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के मैरिज का समाचार आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के मैरिज के प्रॉब्लम्स का समाचार भी आ सकता है। कुछ बहुत फेमस मैरिजेस टूट सकती हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री को भी धनिष्ठा रिप्रेजेंट करता है, म्यूजिशियंस को धनिष्ठा रिप्रेजेंट करता है। बड़े म्यूजिशियंस, बड़े सिंगर्स के डेथ का समाचार हम लोगों को मिल सकता है और इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका काफ़ी कम उम्र में या एटलीस्ट जाने वाला उम्र नहीं होगा और उनकी यह लीला समाप्त हो जाएगी। कुछ बहुत बड़े म्यूजिशियंस, बहुत बड़े सिंगर्स रिटायरमेंट भी ले सकते हैं और सिंगर्स और म्यूजिशियंस से रिलेटेड समाचार अच्छे और बुरे दोनों हम लोगों को मिल सकते हैं। अपने रिसर्च में मैंने पाया कि जब इस तरीके का ग्रहण लगता है धनिष्ठा नक्षत्र में, तो कोई बहुत सीक्रेटिव और बहुत कीमती यानी कि बहुत वैल्यूएबल, जिसकी कीमत मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो, ऐसा कोई बड़ा प्लेन या बड़ा सैटेलाइट इस समय में क्रैश करता है या वो खत्म होता है। राहु अभी भी सतभिषा में बने हुए हैं। राहु जब सतभिषा में आने को थे तो मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए थे। वो सब प्रेडिक्शंस सूर्य ग्रहण के बाद होने की संभावना और बढ़ जाएगी और उन प्रेडिक्शंस में हवाई दुर्घटना, और हवाई दुर्घटना भी ऐसे समय में जब प्लेन रनवे पर होता है या रनवे को टच कर रहा होता है, ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ेंगी। जुपिटर जब पुनर्वसु में आ रहे थे, 10-11 महीने तक इस बार जुपिटर पुनर्वसु में है। आज से कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था कि ईस्टर्न रीजन एक्टिवेटेड रहेगा और बड़ी जल त्रासदियां आएंगी, इसका भी मैंने वीडियो दिया था सैटर्न जब नेपच्यून को टच कर रहे थे। अभी फिर से हम देखेंगे, शनि वक्री से मार्गी हुए हैं और एज वी स्पीक अभी शनि और नेपच्यून के डिग्रीज बिल्कुल बराबर हैं। तो ये बड़े जल त्रासदी को लेकर आएगा और हमने देखा ईस्टर्न रीजन में एक के बाद एक, चाहे वो फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, बड़ी जल त्रासदियां आई हैं। इंडोनेशिया में तो लगता है 2 या 3 बार हो चुका है, फिलीपींस में हुआ है। तो जल त्रासदियां पूरे विश्व में होंगी क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून साथ में है। ईस्टर्न रीजन बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। चाइना के विषय में मैंने वर्ष के शुरुआत में ही प्रेडिक्शन किया था कि चाइना ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान, इन जगहों पर परेशानी क्रिएट कर सकता है। इस सूर्य ग्रहण के बाद उसके चांसेस और बढ़ गए हैं। अगले 6 महीना चीन कुछ न कुछ बदमाशी ईस्टर्न रीजन में कर सकता है। एक और रीजन मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड दिख रहा है, वो है कॉकेसस रीजन, जो आपका आर्मेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान और उससे सटे हुए एरिया जैसे कि तुर्की, ग्रीस के कुछ हिस्से, ईरान का कुछ हिस्सा, ये पूरा एरिया मुझे एक्टिवेटेड दिख रहा है। शनि सतभिषा में है। नॉर्दर्न रीजन्स और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स इस पूरे विश्व के भी और भारत के भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। तो भारत में कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड एवं हिमाचल के पहाड़ी हिस्से, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे, यहाँ परेशानियाँ हो सकती हैं और लगभग पूरा पाकिस्तान, यहाँ दिक्कतें होंगी। नॉर्थ पोल का रीजन, रशिया, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये जो पूरा एरिया है, स्वीडन, लिथुएनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इन क्षेत्रों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद अर्थक्वेक्स की संभावनाएं बढ़ेंगी इस विश्व में। भारत में भी छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज पानी के अंदर बढ़ सकता है और ग्रहण के आसपास ही हमने देखा है, शायद हवाई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हवाई में कोई वॉल्केनो इरप्ट भी किया है। इसी तरीके का वॉल्केनो का इरप्शन हम लोगों को साउथ ईस्टर्न रीजन्स, जो इंडोनेशिया वाला एरिया है या फिर ईस्टर्न रीजन जापान वाला एरिया है, इन क्षेत्रों से भी सुनने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी हो सकता है कि स्पेस में या स्पेस टेक्नोलॉजी में
या एस्ट्रोनॉमी में कोई दूर के ग्रहों का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस समय में हम लोगों के सामने आ सकता है, जो कि हम लोगों की समझ को और आगे बढ़ाएगा, स्पेस की समझ को। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अपने रिसर्च में देख पा रहा हूँ और भारत में भी परेशानियाँ हैं। हम सभी लोगों को बहुत सँभल कर रहना चाहिए। किसी ने एक मुझे वीडियो भेजा, कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो कहता है कि भारत की सारी सारी बैंकें डूब जाएँगी या पता नहीं ऐसा कुछ, और सभी लोगों को बैंकों से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। मुझे किसी ने भेजा कि आप बताइए इसमें क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा फ्रेंड्स। फाइनेंशियल प्रेशर रहेगा, पूरे विश्व में रहेगा और पिछले 2 वर्षों से है। भारत में बहुत ज़्यादा असर नहीं है, पूरे विश्व में है। भारत में भी अब थोड़ा बहुत असर दिखेगा क्योंकि ग्रहण धनिष्ठा में लगा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी और बैंक सबका दिवालिया निकल जाएगा और लोगों के पैसे डूब जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके का सनसनीखेज प्रेडिक्शंस लोगों को करना भी नहीं चाहिए, और यदि कोई करता भी है तो इससे डरिए मत, क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लाइक्स बटोरने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, लेकिन ये हकीकत है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तार्किक लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिएगा। फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।